मुनि जी, विश्व की कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही हो, कॉमन समस्या हो? देखिए, समस्याएं तो कुल मिलाकर के बहुत सी हैं, लेकिन जो कॉमन समस्या है पूरे दुनिया में, उसमें सबसे प्रमुख तो ये है कि व्यक्ति उच्छृंखल, उद्दंड होता जा रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ उद्दंडता मान लिया जा रहा है और स्वार्थ बढ़ रहा है। व्यक्ति को कंपटीशन की छूट है, प्रतिस्पर्धा की छूट है, लेकिन उसके अंदर स्वार्थ बढ़ रहा है। तो स्वार्थ और उद्दंडता एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरी दुनिया की सबसे जो बड़ी समस्या है वो है पावर का केंद्रीयकरण। 750 लोग दुनिया में हैं अभी, लेकिन पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन या जो भी, ये अगर दोनों कहीं लड़ जाएं तो सारी दुनिया के 7.5 अरब लोग मिलकर भी इन दोनों को रोक नहीं सकते हैं। आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, न तो कोई ऐसा संविधान बना दुनिया का, न कोई ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं बना, कोई भी सिस्टम कि इन दोनों को वो रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पावर सेंट्रलाइज होता जा रहा है दुनिया में। ये एक दूसरी समस्या है। वैसे तीसरी समस्या अगर आप दुनिया की देखेंगे तो सारी दुनिया में फूट डालो और राज्य करो। वर्ग विद्वेष, वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, और उसको वर्ग संघर्ष तक ले जाना, इस पूरी दुनिया में चल रहा है। इस तरह से इन समस्याओं को हम लोग और अनेक समस्याओं की तुलना में ज्यादा गंभीर मान रहे हैं। ये मेरा अपना विचार इस तरह से है। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि दो महाशक्तियां अगर एक साथ लड़ जाएं आपस में तो दुनिया नष्ट हो जाएगी और 7 अरब दुनिया की जनता कुछ भी नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब उनके पास, दोनों के पास परमाणु बम, शक्तिशाली बम है जो दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि समाज, विज्ञान और धर्म में जो बढ़ रही है दूरी, वो एक बड़ी समस्या के रूप में वो है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि परमाणु बम दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है, और एक तरफ कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान के बीच में जो दूरी बढ़ रही है वो समस्या है। दोनों का कैसे आप वो करेंगे? नहीं, वह भी समस्या है। धर्म और विज्ञान के बीच जो दूरी बढ़ रही है वह भी समस्या है, लेकिन इन तीनों से कम है। दूसरी बात कि ये जो मैंने जो कहा है, तो ये दो महाशक्तियों की टक्कर नहीं है। पावर दो व्यक्तियों के पास है। अगर रूस की जनता अभी अगर ना भी चाहे तब भी उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया राष्ट्रपति के साथ कहीं भी, एक रूस का ही प्रश्न है, अमेरिका में भी, तो जनता के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। सारा पावर व्यक्ति के पास है, व्यक्तियों के पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति हैं वो बाध्य हों 5 लोगों से चर्चा करने के लिए, 10 लोगों से चर्चा करने के लिए, बाध्य नहीं है। जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर 2 लड़ जाएंगे तो सारी दुनिया लड़ जाएगी, कर ही कुछ नहीं सकते हैं आप।
किसी न किसी गुट में आपको शामिल कर लेंगे। तो दो व्यक्तियों के पास पावर का इकट्ठा होना, फिर आपका कहना है एटम बम का। मान लीजिए कि दुनिया में एटम बम नहीं होता ही नहीं किसी के पास, तब भी तो इसी तरह इसी युद्ध होता। उस समय जब लड़ाई हुई थी दूसरा विश्व युद्ध या पहला विश्व युद्ध, तो एटम बम ताने एक तरह से तो नहीं था, एकाएक निकल के आ गया, वो अलग बात है। दुनिया तो नहीं जान रही थी कोई एटम बम है। उस समय तो बिना एटम बम के ही इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। तो इसलिए एटम बम तो दोनों को भयभीत कर रहा है, लेकिन एटम बम कोई लड़ने से रोकने का कोई आधार नहीं है, या लड़ने का भी कोई आधार नहीं है। वो भी एक हथियार है एक तरह से। तो इसलिए लड़ना जो है ये व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ता जा रहा है पूरे दुनिया में। जिस तरह व्यक्तियों के, आम लोगों के स्वभाव में उद्दंडता बढ़ रही है, उसी तरह हमारे देश के, दुनिया के नेताओं के दिमाग में भी उद्दंडता बढ़ रही है। यही हो रहा है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया तानाशाही की तरफ जा रही है। और एक आपने बात कहा कि प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में कोई परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, ये प्रयोग हो चुका है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। उस समय जो नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा, तब तक दुनिया को नहीं मालूम था कि बम है, तो गुप्त था। तो इसलिए कोई संतुलन नहीं था। एकाएक बम था लेकिन अदृश्य था। बम का कोई, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था दोनों तरफ से, अदृश्य था, वो एक अलग बात है। अब तो बम दृश्य हैं, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास। फिर भी हो सकता है आज कोई बड़ी ताकत अदृश्य हो, कोई ऐसी चीज अदृश्य हो जो अभी न पता हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एटम बम नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा, इस तरह का मत मानिए। युद्ध स्वभाव से है और व्यक्ति के स्वभाव में आ रहा है, और उसके पास जब पावर होता है तो सीधे सीधे आ जाता है, युद्ध पर आ जाता है। मुनि जी, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में लोगों के स्वभाव में हिंसा बढ़ रही है, तो हिंसा बढ़ना एक तो प्रभाव दिख रहा है, हिंसा बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, हिंसा जो बढ़ रही है वो परिणाम नहीं है। हिंसा तो स्वभाव में बढ़ रही है। अब उसमें यदि हम खोजेंगे कि भाई हिंसा बढ़ने का समाधान क्या हो सकता है, समाधान तो खोजा जा सकता है, लेकिन कारण खोजना आसान नहीं है। जैसे हिंसा जो बढ़ रही है, तो स्वतंत्रता, अब स्वतंत्रता को ये मान लिया गया कि ये तो हमारी स्वतंत्रता है किसी भी सीमा तक, उसकी कोई सीमा नहीं बनाई जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्रता की सीमा बनाई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता तो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है तो सीमा बन नहीं सकती है, एक बात। और अगर सीमा नहीं बनेगी तो व्यक्ति के अंदर उद्दंडता बढ़ती चली जाएगी। अब ये दो विपरीत बातें हैं एकदम से, बिल्कुल, कि सीमा बन नहीं सकती है और बनानी भी जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इसका उद्दंडता पर नियंत्रण के लिए एक तरीका खोजा कि चूंकि परिवार अनिवार्य है, कोई व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया
कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, मौलिक अधिकार है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको अपनी स्वतंत्रता किसी न किसी के साथ जोड़कर रखनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि परिवार में संयुक्त स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी। किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन उसकी मजबूरी है परिवार में जुड़ना, और जुड़ते ही उसकी स्वतंत्रता ज्वाइंट हो गई, एक अंकुश लग गया ना उसके ऊपर। बचपन से ही वह निरंकुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो लोगों को जुड़ना जरूरी है परिवार में। दो तो मैं कह दिया, लेकिन कम से कम 4-5 तो होते ही हैं परिवार में, 10 भी हो सकते हैं। इस तरह एक तरह से जो उद्दंडता है उस पर नियंत्रण का तरीका हो सकता है, ये मेरा मानना है। मुनि जी, जो आप परिवार सशक्तिकरण या परिवार व्यवस्था का जो आपका जो कंसेप्ट है, इस पर बहुत आप जोर देते हैं, इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हुआ। ये तो आप भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, दुनिया तो विशाल है, और दुनिया में परिवारों की क्या स्थिति है, किस तरह के परिवार रहते हैं, उसका तो आपके पास कोई अनुभव है नहीं। तो परिवार व्यवस्था को ठीक करके दुनिया को कैसे ठीक करेंगे, इसको आप कैसे मानते हैं कि ये भी एक बड़ी समस्या है विश्व की? यही तो मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया को, मान लीजिए आप शब्द परिवार मत कहिए, कम्यून कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, दुनिया में है तो अभी कहीं नहीं। हम एक नई थ्योरी दे रहे हैं दुनिया को कि भाई व्यक्ति अकेला रह ही नहीं सकता है, उसको किसी न किसी के साथ तो जुड़ना चाहिए। नाम आप चाहे अपने देश के हिसाब से उसको दे दीजिए, उसको संघ दे दीजिए, समूह दे दीजिए, ग्रुप कह दीजिए, जो कह दीजिए, हम लोग उसको परिवार कह देते हैं। नाम में दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी के साथ जुड़कर ही रहना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। अभी दुनिया में व्यक्ति को एक इकाई माना गया है, एक इकाई है व्यक्ति, स्वतंत्र है पूरा। अब हम लोग ये दे रहे हैं कि उसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत हो जाएगी उसके ऊपर अनुशासन की, और उद्दंडता पर नियंत्रण हो जाएगा। अब उसकी स्वतंत्रता क्या है कि वो जिसके साथ जुड़ना चाहे, जब तक जुड़कर रहना चाहे। मान लीजिए कि एक आदमी जुड़ गया और 2 महीने के बाद कह दे कि हम नहीं रहेंगे इसके साथ, किसी दूसरे के साथ जुड़ सकता है, जुड़ना तो पड़ेगा ही उसको। ये एक नई थ्योरी हम दुनिया को दे सकते हैं। ये इस विचार पर मैं काम कर रहा हूँ समाधान के रूप में। मुनि जी, आपने विश्व की समस्याओं में जो 3 समस्याओं का जिक्र किया, तो एक आपने भौतिक संकट का, भौतिक पहचान का संकट भी आप मानते हैं कि ये भी एक दुनिया का बड़ी समस्या है। ये क्या है भौतिक संकट की पहचान? ये भी एक समस्या है, बहुत बड़ी तो नहीं है, मतलब समस्याओं में एक है। तो भौतिक पहचान के संकट का मतलब ये है कि जैसे वकील के लिए हमने एक ड्रेस निर्धारित कर दी, पुलिस के लिए हमने एक ड्रेस निर्धारित कर दी, पुलिस वाला इस ड्रेस में रहेगा, अगर कोई सन्यासी है तो इस ड्रेस में रहेगा। एक हमने पहचान बना दी कि भाई इस क्लास का आदमी है। एक हमने पहचान बना दी कि ब्राह्मण है तो उसका जनेऊ इस तरह का होगा। ये जनेऊ जो होता है सबका एक सरीखा तो होता नहीं है, दूर से, बहुत दूर से आप देखकर बता सकते हैं कि आदमी ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, शूद्र है, क्या है।
जनेऊ देख कर क्या बता देंगे? तो उसको दूर से हम पहचान सके कि ये आदमी किस तरह का है, ये है भौतिक पहचान। अब वर्तमान में क्या है कि गेरुआ पहन के नेतागिरी कर रहे हैं। पहले तो कोई परीक्षा पास करके गेरुआ पहनते थे, अब तो सब खत्म हो गया, कोई भी पहन ले। अगर आप वकील के लिए जो निर्धारित ड्रेस है वो अगर सब लोग पहनने लग जाएंगे, पुलिस के सिपाही की ड्रेस सब लोग पहनने लग जाएंगे, एक पहचान का संकट पैदा हो जाएगा। मुनि जी, इस बात से तो लगता है कि आप 16वीं सदी में जी रहे हैं, 16वीं सदी में जा रहे हैं। आप कपड़े से, जनेऊ से पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। तो दुनिया तो विभिन्न बहुआयामी दुनिया है, इसमें तो तरह तरह के संस्कृति, तरह तरह के वो हैं। तो जनेऊ तो भारत के संदर्भ में कर, हालांकि भारत में भी ये नहीं माना जाएगा, लेकिन जो आपका उदाहरण जनेऊ है, कपड़ा है, गेरुआ वस्त्र है, ये दुनिया के लिए कैसे कम संकट हो सकता है? मैं तो आपको पुलिस का उदाहरण दिया, मैं आपको वकील का उदाहरण दिया, साथ में जनेऊ का भी दे दिया। तो ये तो आचार संहिता हुआ। हाँ, तो है, आचार संहिता है उस वर्ग के लिए, उसकी एक ड्रेस होनी चाहिए जिससे कि हम दूर से पहचान सके। इसमें क्या दिक्कत है? अगर इस तरह की कोई ड्रेस, कोई यदि जिम्मेदार है उसके लिए, मान लीजिए कि हमने एक कर दिया कि भाई यदि कोई सांसद है तो वो इस तरह का बिल्ला लगाएगा, एक ठो हमने बिल्ला उसके लिए बना दिया कि सांसद है तो वो इस तरह का लगाएगा। हम लोग करते तो है गाड़ी में कि अगर गाड़ी है हमारी तो इस सरकारी गाड़ी है तो इस कलर का उसका वो रहेगा, नंबर प्लेट होगा, नंबर प्लेट वगैरह भी उसका भी अलग अलग रहता है कुछ कुछ, या मतलब इस तरह का उसमें लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी अलग अलग। अगर इस तरह की पहचान बनती है प्रवृत्ति के अनुसार, मेरे हिसाब से सुविधा होगी। इसमें लोग दूर से देख सकेंगे कि ये आदमी हमारी सुरक्षा करने वाला है कि ये आदमी ज्ञान देने वाला है, तो दूर से पता चल जाएगा ये दोनों। इससे हमारे हिसाब से तो सुविधा होगी भाई। इसलिए मैं इसको एक सुझाव के रूप में आपके सामने दे रहा हूं कि पहचान का संकट पैदा हो गया। दिक्कत ये आ रही है कि वो पहचान आज भी बनी हुई है, और पहचान जैसे अब आप दूर से आप बता सकते हैं कि ये आदमी नेतागिरी करने वाला है क्योंकि उसका पैजामा थोड़ा लंबा रहेगा। तो अब जो नीचे तक लगाया है तो दूर से पता चल जाता है कि पैजामा लंबा है इसका। इस तरह धीरे 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 पहचान तो बन रही है, लेकिन अब पैजामा लंबा तो कोई भी पहन सकता है, रोक तो है नहीं। मैं ये चाहता हूं कि वो एक ड्रेस टाइप का कुछ बने, चाहे जिस तरह बने, इसलिए मैं वो सुझाव दिया। लेकिन बहुत माने हार्ड एंड फास्ट मैंने नहीं लिखा है उसको, एक समाधान के रूप में। मुनि जी, आप जो बात कर रहे हैं विश्व की समस्याओं में, जो आप जिस तरह का उदाहरण दे रहे हैं अभी, तो ये उदाहरण मुझे लगता है सटीक नहीं बैठ रहा है। और अब तक आपने जो भी विश्व समस्याओं में का वर्णन किया है, उसमें कहीं कॉमन एक साथ दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बैठ रहे हैं इन सवालों पर। अगर दुनिया के लोग सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठ रहे हैं तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग में बैठ रहे हैं। भारत दुनिया नष्ट होने के कगार पर है, तो दुनिया में सबसे कॉमन समस्या तो ग्लोबल वार्मिंग दिख रहा है। और जिस समस्या का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो उसमें कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, आप ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पर्यावरण से ले रहे हैं।
जी। पर्यावरण बड़ी समस्या नहीं है। पर्यावरण को खराब कौन कर रहा है? मनुष्य। पर्यावरण मनुष्य को खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सक्रिय है, तो मनुष्य पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। अगर हम मनुष्य को थोड़ा ठीक कर लें तो पर्यावरण सुधर सकता है, लेकिन पर्यावरण को ठीक कर दे इसलिए युद्ध नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वार्थ घट जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो गया भाई, अब स्वार्थ व्यक्ति में कम हो जाएगा, कोई कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर स्वार्थ कम हो जाएगा तो पर्यावरण सुधर जाएगा। तो पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है मानव स्वभाव ताप वृद्धि। तो मनुष्य के स्वभाव में जो आक्रोश बढ़ रहा है वो पर्यावरण की समस्या तो साधारण समस्या है, कोई समस्या में समस्या है पर्यावरण की। ये तो बेमतलब के लोग असली समस्या को नहीं पकड़ने के कारण पर्यावरण पर्यावरण चिल्लाते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। कहीं कोई दुनिया में कहीं सोचा जा रहा है ये बात, सारी दुनिया में हिंसा बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं सारी दुनिया में। जब हिंसा बढ़ रही है इसके लिए तो कहीं दोहा में बैठक नहीं हो रही है। ये सब पर्यावरण वाले, ये सब नाटकबाजी है, इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि मनुष्य के स्वभाव से स्वार्थ और हिंसा इन दोनों का समाधान खोजा जाना चाहिए। मुनि जी, हम आपसे इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया में मानव के स्वभाव में वृद्धि हो रही है, हिंसा बढ़ रहा है। आपसे इसी बात से सहमत हैं कि दुनिया में मानव की में स्वभाव में ताप वृद्धि भी हो रही है। आपने ताप वृद्धि का शब्द दिया, ताप वृद्धि है। उसी तरह से अगर धरती में ताप वृद्धि बढ़ रही है, धरती में ताप वृद्धि बढ़ रही है, इसका मतलब कि मानव के स्वभाव में ताप वृद्धि बढ़ रही है, इसीलिए धरती को लोग गर्म कर रहे हैं, धरती का दोहन कर रहे हैं। तो जो ये दोहन कर रहे हैं, जो ताप वृद्धि बढ़ रही है, ये तो प्रभाव दिख रहा है ना कि लोगों को। इसके कारण क्या है, कैसा हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण में ताप क्यों बढ़ रहा है, नहीं मानव के स्वभाव में क्यों बढ़ रहा है, मानव स्वभाव में क्यों बढ़ रहा है, मानव ऐसा क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं तो उसका कारण तो है कि अनियंत्रित स्वतंत्रता। आपने स्वतंत्रता को अनियंत्रित छोड़ दिया, तो अगर वो उद्दंड हो जा रहा है, हो जा रहा है, इसमें आपने देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें गड़बड़, वो सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि व्यक्ति को उद्दंड होने से रोकने के लिए हमने बनाया राज्य, केवल एक काम कि व्यक्ति उद्दंड न हो। हमने बनाया धर्म, केवल एक काम, धर्म और राज्य, ये दो जो बनाए गए इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति उद्दंड न हो। धर्म उनका हृदय परिवर्तन करे, उचित मार्गदर्शन दे, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, अगर कोई गड़बड़े करता है, उद्दंड हो ही जाता है, तो राज्य उसको दंड दे। यही तो काम था। अब दिक्कत यह है सारी दुनिया में कि धर्म का स्थान ले लिया संप्रदाय ने, और धर्म खुद ही लड़ाई झगड़ा करने लग गया। धर्म का काम था सबका हृदय परिवर्तन करना, तो धर्म हृदय परिवर्तन कर रहा है, अब तो उल्टा। और राज्य का काम था कि अपराधियों से शरीफ लोगों की सुरक्षा और अपराधियों में भय, ये था राज्य का काम। तो राज्य स्वयं अपना काम नहीं कर रहा है एकदम। तो जब दो लोगों की जिम्मेदारी थी उद्दंडता पर रोक लगाने की, और दोनों अपना काम कर ही नहीं रहे हैं एकदम,
बल्कि कुछ न कुछ नुकसान कर रहे हैं। तो उद्दंडता का बढ़ना बिल्कुल तो साधारण बात है, बढ़ना ही था उसको। इसलिए बराबर उद्दंडता बढ़ती जा रही है। आपने कहा 16वीं सदी, तो 16वीं सदी में नहीं, दूसरी सदी में दुनिया को जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी सदी में सतयुग या त्रेता था और आज आ गया कलयुग। तो हमको पीछे जाना है कि और आगे जाना है? तो हम कलयुग की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 16वीं सदी और अगर बढ़िया, अगर हम लोग मजबूत हो जाए तो 12वीं सदी की ओर चलें, हम सतयुग की तरफ जाएं, इस छल कपट वाले युग की तरफ ना जाएं। इसलिए इसको 16वीं सदी कह करके आप और बदनाम मत करिए। बड़ी अच्छी बात है कि यदि हम प्राचीन दिशा की ओर जाते हैं तो। इसलिए मैंने कहा कि लौट चलो, हम उस तरफ जाएं जहां हिंसा, स्वार्थ, इस प्रकार की बातें नियंत्रित हो, कम हो। उस सदी की ओर जाने की जरूरत है। मुनि जी, हिंसा स्वार्थ न बढ़े, कोई नहीं चाहेगा कि हिंसा स्वार्थ बढ़े। लेकिन जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो सतत विकास की तरफ जाती है। समाज हमेशा आगे बढ़ता है, समाज पीछे कभी जाता नहीं है। ठीक बात। आप समाज को बैलगाड़ी युग में ले जाएंगे तो जाएगा नहीं समाज। समाज हमेशा आगे जाएगा। समाज जब आगे जाएगा तो जो स्वार्थ और हिंसा जो बढ़ रही है, जो भौतिक जो उन्नति हो रही है, मानव के स्वभाव में जो ताप वृद्धि हो रही है, तो जो भी कुछ हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई, हम लोग गरीबी की परिभाषा लिखेंगे, गरीब क्यों है, तो गरीबी कहेंगे कि अशिक्षा है, इसकी सत्ता में पकड़ नहीं है, इसके पास खेत नहीं है, इसके पास नौकरी नहीं है, इसके पास ये गुलाम रहा है। तमाम चीज़ों को निकालेंगे तब जाके आएगा कि ये इसी वजह से ये गरीब है। तो जो आप बता रहे हैं कि हम सतयुग की तरफ जाएंगे, हम भी मानते हैं सतयुग की तरफ जा। सतयुग की जो अवधारणा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है सतयुग किस तरह का था, रामराज किस तरह का था, हम लोग केवल सुनते हैं। लेकिन जो भौतिक विकास हो रहा है, समाज इधर जा रहा है, उसको, समाज को पीछे कैसे ले जाएंगे? तो फिर या तो आप ये कहिए कि समाज ठीक दिशा में जा रहा है। अगर मेरे से कोई पूछे कि आप किसको ठीक समझते हैं, 50 साल पहले के भारत को ठीक समझते हैं कि आज के भारत को ठीक समझते हैं, तो मैं 50 साल पहले वाले को ठीक समझूंगा। उस समय इतना झूठ नहीं बोलते थे। आज तो आप देख लीजिए, उस समय कोर्ट में भी कम से कम मैं जब बहुत छोटा था तो न्यायालय में भी झूठ बोलने वालों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं थी उस समय। और आज सच बोलने वालों की संख्या 0 तो है, ये है, 1 नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि आप सन 47 वाले भारत की दिशा में जाना चाहते हैं कि 2022 वाली दिशा में, तो आप तो कहेंगे कि हम 2022 वाली लाइन में बढ़ना चाहते हैं, भौतिक उन्नति। और मैं कहूँगा कि मैं तो 1947 वाली लाइन में जाना चाहता हूँ। किसी से कोई डर उस समय नहीं था कि पड़ोस वाला मिलावट करेगा, धोखा दे देगा, मार देगा और कुछ कर देगा। बड़े आराम से रात भर कोई डरता नहीं था। शेर बाघ से डरते थे, मनुष्य से नहीं डरते थे। अब शेर बाघ से कोई डर नहीं है, एकदम ये नहीं है। अगर डर है तो मनुष्य से डर है।
तो हम किसको ठीक माने? मैं अपनी बात तो बता दिया कि मैं तो 1947 वाले को ठीक मानूंगा आज की तुलना में। उस समय तो खाने को नहीं था, उस समय पहनने को कपड़ा नहीं था, बहुत से जंगलों में तो नंगे रहते थे और सब सुखी थे, संतुष्ट थे। आज क्या हो गया? इतना सब होने के बाद इतनी मार काट छीना झपटी क्यों है? तो मैं ये मानता हूं कि दिशा गलत है, इसलिए बैक होइए। अब आप इसको कह सकते हैं कि नहीं बड़ी अच्छी दिशा है, अगर अच्छी दिशा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी।